गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय है कि जो हमारे देश को चलाने की शासन प्रक्रिया है उसमें देश की ज़्यादातर जनसंख्या को यह लगे कि वो अपने आप इसमें साझेदारी कर रही है। जो भी शासन पद्धति ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सत्ता में भागीदारी देती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के द्वारा पसंद किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण लोकतांत्रिक शासन पद्धति को माना जाता है, जिसमें सभी लोगों को यह लगता है कि वो बराबर रूप से सत्ता में साझेदार हैं। सत्ता का बंटवारा जरूरी है। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो लोगों को ये लगेगा, मतलब जो लोगों के समाज में अलग अलग समूह हैं उनमें से किसी समूह को लग सकता है कि उनकी अवहेलना की जा रही है, और जिसके कारण भविष्य में समाज के विभिन्न समूहों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उन देशों में भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां हमें देखते हैं कि समाज में कोई खास विभाजन या मतलब कि अलग अलग विभागों में नहीं बटा हुआ समाज है, उसमें ज़्यादा विभिन्नता नहीं है, लेकिन वहाँ भी सत्ता में क्या विभाजन में देखने को देखता है। अगर ऐसा नहीं होता, सत्ता की साझेदारी नहीं देखने को पाती, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक सिद्धांत सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलता है कि जो विभिन्नताएं हैं वो भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है। अगर इन विभिन्नताओं को, इन सामाजिक टकराव को समाप्त न किया जाए तो ये आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, जिससे देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसमें हम देखते हैं कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता को बांट देते हैं उनको वैध सत्ता प्राप्त हो जाती है और बाकी लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी महसूस करते हैं। शासन के मुख्य रूप से 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके बारे में चर्चा करेंगे जब हम सत्ता के बंटवारे का चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम 2 देशों के उदाहरणों को समझेंगे और उनकी जो जातीय बनावट है, जातीय विभिन्नता है, उनको समझेंगे। उनको समझने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर सत्ता का किस तरह बंटवारा किया गया है। सबसे पहले हम बेल्जियम का उदाहरण लेते हैं और बेल्जियम की जातीय बनावट देखते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आगे है, परंतु इसमें समाज की जो बनावट है वो बड़ी जटिल है। देखते हैं क्या है वहाँ की बनावट। बेल्जियम में 59% लोग यानी 59% लोग डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। मतलब बेल्जियम में जो हमें विभिन्नता देखने को मिलती है वो भाषाई आधार पर देखने को मिलती है, और यही भाषाई विविधता आगे चलकर सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे उनके मतभेदों को दूर कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता। इसलिए उन्होंने सत्ता का बंटवारा तीनों ही भाषा बोलने वाले लोगों के बीच कर दिया, और वर्तमान समय में सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट देखते हैं। श्रीलंका ने क्या कर दिया? श्रीलंका में मुख्य रूप से हम देखते हैं 2 प्रकार की जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। 74% लोग हैं जो सिंगली भाषा बोलते हैं और 18% लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। वहाँ भी भाषा के आधार पर हमें देखने को मिलता है बंटवारा। लेकिन श्रीलंका ने समझदारी का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने एक
कहावत की कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों के लिए, मतलब श्रीलंका में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय रूप दे दिया गया और जो तमिल लोग थे उन पर सिंहली भाषा बोलने का थोपा गया। इस कारण जो तमिल लोग थे उन्होंने अपने आप को अलग महसूस किया, अपने आप का ऐसा महसूस किया कि उनका शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी धार्मिक दंगे हुए, भाषाई दंगे हुए और आज तक वो दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में मुख्य पर्सन हम देखते हैं, कौन कौन से मुख्य पर्सन उभर कर सामने आते हैं इस पाठ से और उनके क्या क्या उत्तर रहेंगे। और आगे अगले जो लेक्चर होंगे उनमें हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर 2-4 छोटे छोटे प्रश्न हम हल करने का प्रयत्न करते हैं, जिसके द्वारा हमें जो आधारभूत जानकारी है इस अध्याय के बारे में वो प्राप्त होती है। पहला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि ऐसी राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है और इसका सबसे मुख्य और सही उदाहरण लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसको हमने बताया था। दूसरा प्रश्न है सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। इसमें विधायिका जो अंग है उसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, जिसको हम मुख्य रूप से संसद का नाम देते हैं। दूसरा जो अंग है कार्यपालिका, उसका मुख्य कार्य है संसद या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को देश में लागू करना। और जो शासन का तीसरा अंग है, सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, उसका मुख्य कार्य है विधायिका या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान करना न्यायपालिका का कार्य है। अगला प्रश्न है कि देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। देखते हैं, देश के में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है और वास्तव में सत्ता की भागीदारी, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जितने अधिक से अधिक लोगों को यह लगेगा कि हम सत्ता में भागीदार हैं, उतने ही लोकतंत्र की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने ही सफलता लोकतंत्र हासिल करता है। अगला प्रश्न है बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिस राष्ट्र में या राज्य में जिस स्थान पर कोई एक धर्म या जाति या भाषा के लोग जिनकी संख्या अधिक है उनको बहुसंख्यक कहा जाएगा। किसी धर्म, जाति या भाषा के लोगों की संख्या अधिक हो एक क्षेत्र में तो उसको हम बहुसंख्यक वर्ग कहेंगे। और बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय हुआ, मतलब वो बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग पर अपनी मनमानी थोपना चाहे तो ऐसी व्यवस्था को हम बहुसंख्यकवाद कहेंगे। जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में कोई एक धर्म, एक जाति, एक भाषा के लोगों की संख्या अधिक है तो उन लोगों को हम बहुसंख्यक वर्ग कहेंगे। और बहुसंख्यकवाद कहेंगे जब वो बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था को बहुसंख्यकवाद कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से तरीके हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दिए। अलग अलग तरीके हैं, कई तरीके हैं, जैसे कि हम देखते हैं सत्ता के बंटवारे का पहला रूप जो है सरकार के तीनों अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है, जिसको हम कहेंगे सरकार का क्षैतिज विभाजन, एक स्तर पर 3 भागों में विभाजन। पहला जो अंग है यहां पर, पहला है विधायिका, हमने बताया था विधायिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। दूसरा अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। तीसरा जो अंग है न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है कानूनों की रक्षा करना। तो ये जो सत्ता का विभाजन है, ये सत्ता का विभाजन सत्ता का क्षैतिज विभाजन है। एक स्तर पर जब सत्ता को बांटा गया है तो ऐसे विभाजन को हम सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहते हैं। दूसरा जो सत्ता का बंटवारा है
विभिन्न स्तरों पर, जिसको हम लंबवत विभाजन कहते हैं। इसमें सबसे ऊपरी स्तर पर केंद्र सरकार को मान सकते हैं हम, सबसे ऊपरी स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें और तीसरे स्तर पर स्थानीय पंचायत सरकारें। ये है सत्ता का लंबवत विभाजन। तीसरा जो सत्ता का बंटवारा है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों में हो सकता है, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। जिस तरह हमने बेल्जियम का उदाहरण लिया था, बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच, जर्मन और डच। उन्होंने तीनों भाषाओं के बीच सत्ता का बंटवारा कर लिया था, तो वो सत्ता का सामाजिक समूह के बीच बंटवारा है। इसके अतिरिक्त कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों और दबाव समूह में भी कर दिया जाता है, जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं। जैसे कि गठबंधन की सरकार, पिछले कई चुनावों में हमने देखा था कि गठबंधन की सरकार ही बार बार बनी थी भारत में। जब ऐसा होता है तो वो सभी पार्टियां जिनके गठबंधन ने सरकार बनाई है, वो सभी पार्टियां देश की सत्ता को अपने अपने आप में बीच में बांट लेते हैं। ऐसे को हम कहेंगे पार्टियों के बीच सत्ता का विभाजन। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।